Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज हम अपना हिस्ट्री का 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है विटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो विटल विलेजेस मतलब जो असेंशियल इम्पोर्टेंट जो विलेजेस है उनके बारे में और जो फ्लोरिशिंग टाउन्स है उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आयरन टूल है उनका एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए आयरन टूल का जो यूज़ है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर 3000 ईयर्स एगो होना स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी सारे कलेक्शंस मिले हैं किसके, टूल्स के और वेपन्स के जो कि आयरन के बने हुए थे। और ये कहाँ पर मिले, मेनली जो मेगालिथिक बरियल्स हैं, मेगालिथिक मतलब जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं, स्टोन हैं, उनके अंदर जिनको बरियल किया गया था, यानी जो कि जो मृत जो व्यक्ति थे उनको जब ब्रीड करते टाइम ये बड़े बड़े जो विशाल पत्थरों का यूज किया जाता था तो उनको मेगालिथिक बरियल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर कवर भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेनली हमें उस टाइम पीरियड के दौरान हमें क्या मिले हैं, काफ़ी सारे आयरन टूल्स और वेपन्स मिले हैं। इनके काफ़ी सारे एविडेंसेस भी मिले हैं अराउंड, जो कि इसका जो आयरन का यूज़ है, आयरन के जो टूल हैं उनका यूज़ काफ़ी बढ़ने लगा था और इसके एविडेंस मेनली हमें मिले हैं 25 ईयर अंडर एगो। और इसका यूज़ कब स्टार्ट होना शुरू हो गया था, 3000 ईयर एगो के अराउंड जो है यूज़ होना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे इसका यूज़ बढ़ने लगा और हमें इसके काफ़ी सारे एविडेंस भी मिलते हैं। और इसके अंदर क्या मिलता है, एक्सेस जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, फॉरेस्ट को साफ करने के लिए, जो है फॉरेस्ट वगैरह को काटने के लिए जिसको हम यूज़ करते थे, जिसको हम कुल्हाड़ी बोलते हैं। अब देखिए आयरन प्लॉग शेयर, यानी कि जो आयरन का हल है, हल मतलब जो खेतों में जब जुताई करने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, तो देखिए उसकी वजह से जो है सोइल को टिल करना आसान हो गया, मतलब उसकी जुताई करना बिल्कुल आसान हो गया। आसानी से जो है सोइल को टर्न किया जा सकता था आयरन प्लॉग का यूज़ करके, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। तो देखिए जो आयरन टूल है यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। तो ये देखिए सिकल, टंग और एक्स, इस तरीके की एक्स जो है कुल्हाड़ी वगैरह यूज़ होती थी। तो 3 टाइप के जो इक्विपमेंट हैं जो हमें एविडेंस के रूप में मिले हैं ये यहाँ पर पिक्चर के अंदर दिखाए गए हैं। बाकी देखिए और कौन से स्टेप्स लिए गए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो एक तो हमने देखा कि आयरन के जो टूल्स वगैरह हैं उनका यूज़ होने लगा इसके लिए, और इसके साथ साथ देखिए सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन भी स्टार्ट हुआ। अब ये सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन क्या है, तो देखिए एक तो होता है कि हम डायरेक्ट जो है बीजों को ज़मीन के अंदर जुताई करके ज़मीन के अंदर डायरेक्ट जो है बीज जो सीड्स होते हैं उनको डाल देते हैं और जो है वहीं पर जो है उनका पौधा जो है वो उगना स्टार्ट कर जाता है और वहीं से ग्रेन्स हमें मिलते हैं। लेकिन एक होता है ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि आप एक छोटी से एरिया के अंदर क्या करते हैं, एक होती है जिसके अंदर आप जो है सेपलिंग्स लगाते हैं, मतलब एक तरीके से पहले सेपलिंग्स उगाते हैं, यानी आपने इस यहाँ पर जो है जुताई करके आपने यहाँ पर सीड्स वगैरह लगाए और यहाँ पर काफ़ी सारी सेपलिंग्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक लार्ज एरिया जो प्रिपेयर किया जाता है वहाँ पर इन सेपलिंग्स को एक एक सेपलिंग्स करके ऐसे इस तरीके से पौधे के रूप में इन पौधों को इस तरीके से उगाया जाता है। और जब इनको उगा दिया जाता है तो यहाँ पर जो फसल जनरेट होती है वहीं से जो है ग्रेन्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट हुआ है प्रोडक्शन में। ये मेनली हम जो है पैडी की जो फसल होती है उसको इसी तरीके से लगाते हैं, जो राइस की जो क्रॉप होती है उसको इसी तरीके से लगाते हैं ट्रांसप्लांटेशन का मेथड यूज़ करके। तो देखिए इसके साथ साथ काफ़ी सारे इरिगेशन मेथड भी यूज़ किए जाने लगे। अब उसके लिए क्या किया गया, काफ़ी सारी जो है कैनाल्स बनाई गई, वेल्स डेवलप किए गए, टैंक्स बनाए गए और आर्टिफिशियल लेक्स का निर्माण किया गया। अब देखिए उस टाइम पीरियड के दौरान जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो है वहाँ पर रहते थे। अगर हम बात करें सदर्न और नदर्न पार्ट के बारे में, तो देखिए सदर्न के बारे में हम देखते हैं जो तमिल वाला जो रीजन है जहाँ पर हमारा जो संगम लिटरेचर है वो डेवलप हुआ है, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ पीपल थे। कौन कौन से थे, अब देखिए लार्ज लैंड ओनर्स जिनको क्या बोला जाता था, वेलालार बोला जाता था, जो लार्ज लैंड ओनर होते थे जिनके पास भूमि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी, बहुत ज़्यादा जो है लार्ज एरिया जिसके अंडर आता था उसको वेलालार बोला जाता था। जो ऑर्डिनरी प्लॉग मैन होते थे उनको क्या बोला जाता था, उजावर बोला जाता था। आप देखिए इनके पास जो है ज़मीन बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में थी और ये जो है प्लॉग मैन थे, एक तरीके से जो है खेतों की जुताई करते थे, स्वयं उसको क्या करते थे, काटते थे और काम करते थे उसके ऊपर, तो उनको बोला था उजावर। और इसके साथ साथ देखिए लैंडलेस लेबर जिनके पास कोई भी लैंड नहीं थी, और इंक्लूडिंग स्लेव्स, इनके अंदर स्लेव्स भी आते हैं, इनको क्या बोला जाता था, कडाईसियार या अडिमाई और
कडाई सियार, तो ये इनको बोला जाता था। तो आप देख सकते हैं 3 काइंड्स ऑफ पीपल जो है उनका वर्णन किया गया है कि तमिल रीजन के अंदर, यानी जो सदर्न रीजन है उसके अंदर इन 3 टाइप्स के जो पीपल हैं वो रहते थे। अगर हम बात करें नदर्न रीजन के बारे में, तो देखिए नदर्न रीजन जो विलेज का हेडमैन होता था, विलेज का जो मुखिया होता था, जिसको आज हम सरपंच बोलते हैं, तो उसको उस टाइम पर क्या बोला जाता था, ग्राम भोजिका, ग्राम भोजिका के नाम से जाना जाता था। और ये पोस्ट क्या थी, हेरिडेटरी थी। हेरिडेटरी मतलब ग्राम भोजिका जो था, उसके बाद उसका सन जो है वो ग्राम भोजिका बनता था, उसके बाद नेक्स्ट उसका सन बनता था, तो ये क्या हो गई, हेरिडेटरी। और ये भी क्या था, लार्जेस्ट लैंड ओनर था। अब हमने यहाँ पर बात की थी तमिल रीजन के अंदर उसको क्या बोला जाता था, विल्लालार, और यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्राम भोजिका। अब आगे देखिए कि किंग है वो मेनली यूज़ करता था, जो ग्राम हेडमैन यानी ग्राम भोजिका जो है उसका यूज़ करता था कि वो जो है विलेजर से क्या करे, टैक्स कलेक्ट करे। पूरे विलेज में जो है उसके द्वारा टैक्स को कलेक्ट किया जाता था और फिर किंग को जो है वो टैक्स डिपॉजिट करवा दिया जाता था। और एक तरीके से ये जज की तरह और पुलिसमैन की तरह भी काम करता था पूरे विलेज के अंदर। कौन, ग्राम भोजिका। अब देखिए बात आती है सेकंड, गृहपति। अब गृहपति कौन थे, गृहपति थे इंडिपेंडेंट जो फार्मर थे, छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट फार्मर, जिनको हमने तमिल रीजन के अंदर देखिए, तमिल रीजन के अंदर उनको क्या बोला जाता था, वजावार, वजावार बोला जाता था। और यहाँ पर क्या बोला जाता है, गृहपति। ये स्मॉल लैंड ओनर थे, इनके पास जो है छोटा भूमि का टुकड़ा था, ज़्यादा बड़ी भूमि नहीं थी। अब देखिए बात आती है कासा दासा कर्मकारा। तो देखिए दासा कर्मकारा जिनके पास लैंड नहीं होती थी, और तमिल रीजन के अंदर इनको क्या बोला जाता था, कदाई सियार या अड्डीमाई। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से नदन और सदन दोनों के अंदर जो है सेम टाइप ऑफ पीपल रहते थे, लेकिन उनके लिए अलग अलग टर्म का यूज़ किया जाता था। वो आप देख सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं, ताकि कल को अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो देखिए ये अपनी जो है वर्किंग करके अपनी अर्निंग जो है वो मतलब जो अपनी लिविंग थी उसके लिए अर्न करते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ क्राफ्ट्समैन पर्सन भी हैं जो काम करते हैं, कुछ क्राफ्ट्स काम करते हैं, जैसे ब्लैक स्मिथ, पोटर, कारपेंटर और इसके साथ साथ वीवर। तो ब्लैक स्मिथ आप देख सकते हैं जो लोहार वगैरह काम करते हैं, पोटर जो घड़े वगैरह बनाते हैं, कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं, वीवर जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो इस तरीके के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो भी इस रीजन के अंदर जो इस टाइम पर रहते थे। अब देखिए जो अर्लीस्ट तमिल की कंपोजिशन है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए तमिल के अंदर जो कंपोजिशन की बात की गई है वो मेनली जो है संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कंपोज किया गया था 2300 ईयर एगो पहले जो है उसके अराउंड जो इनको कंपोज किया गया था। ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं, और तमिल और जो सदर्न रीजन है उसके बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो है इन लिटरेचर के अंदर दी गई है। अब देखिए इसको संगम क्यों बोला जाता था, क्योंकि जो है ये कंपोज किए गए थे और इनको कंपाइल किया गया था असेंबलीज़ के अंदर। और इन असेंबलीज़ में कौन पार्ट लेते थे, इनके अंदर पोइट्स पार्ट लेते थे, जो कि अलग अलग जो है पार्ट से आते थे, जो कंट्री के अलग अलग पार्ट से जो है पोइट जो आते थे वो इसके अंदर हिस्सा लेते थे, और इसीलिए इनको संगम बोला जाता था। इन असेंबलीज़ के अंदर क्या करते थे, पार्ट लेते थे, और इनके लिए इनको जो है संगम बोला जाता था। और कौन सी सिटी के अंदर, मदुरई सिटी, जो कि हमारी तमिलनाडु रीजन के अंदर पड़ती है। तो मदुरई सिटी के अंदर जो है ये असेंबलीज ऑर्गेनाइज की जाती थी। और ये सारी की सारी जो टर्म हमने देखी है कि टाइप ऑफ पीपल, किस टाइप के पीपल रहते थे, उनके लिए जो हमने वेलालार और वजू जार वो वाली जो टर्म यूज़ की हैं वो हमारी संगम लिटरेचर से ही हमें मिलती हैं। वहीं से पता लगता है कि वहाँ पर किस टाइप के लोग जो है वो रहते थे। अब बात करते हैं हम फाइंडिंग ऑफ द सिटीज़। सिटीज़ के बारे में हमें पता कैसे लगता है, तो देखिए इसके लिए मेनली जो स्टोरीज़ हैं, जो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, उनके द्वारा जो राइटिंग्स लिखी गई हैं, स्कल्पचर जो हैं यूज़ किए गए हैं, और आर्कियोलॉजी के द्वारा जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनके थ्रू हमें पता लगता है कि किस टाइप की सिटीज़ जो है वहाँ पर थी, कैसे जो लोग वहाँ पर व्यवसाय करते थे, क्या क्या काम करते थे, और किस तरीके से इन सिटीज़ को डेवलप किया गया था। तो देखिए अगर मेनली बात करें स्टोरीज़ के बारे में, तो देखिए स्टोरी प्रोबेबली जो हैं ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपोज की गई हैं, जो आम लोग हैं उनके द्वारा ये स्टोरीज़ जो हैं वो कंपोज की गई हैं, और इनको रिटर्न डाउन किया गया और प्रिजर्व किया गया। बुद्धिस्ट जो मोंक होते थे, जो बुद्धिस्ट मोंक होते थे वो इनको क्या करते, इन्होंने इनको क्या कर दिया, इन स्टोरीज़ को राइट डाउन कर दिया, जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा कंपोज की गई थी, इनको राइट डाउन किया और इनको प्रिजर्व कर दिया। देखिए कुछ एक स्टोरी जैसे हमें बुद्धा के उसमें मिलती हैं जातकाज, तो ये भी स्टोरीज़ हैं। तो ये भी जो है बुद्धा की जीवनी के बारे में और कुछ एक आम लोगों के बारे में जो कहानियाँ हैं उनके बारे में हमें बताती हैं।
अब देखिए बात करते हैं स्कल्पचर के बारे में। तो ये स्कल्पचर जो है वो एक तरीके के जो है आर्ट होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो वुड्स के ऊपर या फिर इसके साथ साथ जो है स्टोन्स के ऊपर जो है उनकी कार्विंग की जाती है, और काफ़ी सारे सीन इसके अंदर दिखाए जाते हैं, जैसे कि पीपल की नॉर्मल लाइफ क्या है टाउन्स के अंदर और विलेजेस के अंदर और फॉरेस्ट के अंदर, उनकी लाइफ्स क्या है, वो कैसे अपना जीवन स्पेंड करते हैं। अब बात करते हैं स्कल्पचर के अंदर। जो स्कल्पचर होते हैं वो एक तरीके से डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। किसको? जो रेलिंग्स वगैरह होती हैं, जो वॉल्स वगैरह होते हैं, पिलर्स होते हैं, गेटवेज होते हैं और बिल्डिंग्स के, तो वहाँ पर जो है ये स्कल्पचर जो है उनको डेकोरेट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी सिटीज़ जो हैं वो हमने देखा था कि महाजनपदा जब हमने देखा था तो उस टाइम पर काफ़ी सारी सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई थी, जो कि 2500 ईयर एगो के अराउंड हुआ था। उस टाइम पर काफ़ी सारी सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई। तो हमने ये महाजनपद वाला जब हमने लेसन डिस्कस किया था तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारी सिटीज़ के नाम देखे थे। अब देखिए ये जो सिटीज़ होती थी वो मैसिव फोर्टिफिकेशन की जाती थी इनकी। फोर्टिफिकेशन ताकि जो बाहर के आक्रमण हैं उनसे अपनी सिटी को क्या किया जा सके, उनको क्या किया जा सके, उनको दूसरे से प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे हमने देखा था हस्तिनापुर जो कि कुरु साम्राज्य की थी, ऐसे ही अंगा, वज्जी, वैशाली, ये सारे के सारे जो रीजन हमने देखे थे, तो वहाँ पर हमने उनकी कैपिटल्स के बारे में देखा था। तो वो जो है कैपिटल जो है मैसिव वॉल्स के द्वारा सराउंड की जाती थी। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है यहाँ पर। देखिए रोज ऑफ पोर्ट्स मिले हैं, यानी ऐसे जो घड़े होते हैं वो उनके ऊपर रोज उनकी मतलब कतार मिली हैं। तो ये देखिए सिरमिक रिंग बनाते हैं एक तरीके की। सिरमिक रिंग मतलब जो चीनी मिट्टी होती है। सिरमिक क्या होता है? चीनी मिट्टी। तो उनके रिंग्स बने हुए हैं, एक के ऊपर एक जो है इनको अरेंज किया गया। देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक पोर्ट, पोर्ट के ऊपर पोर्ट इस तरीके से अरेंज किया हुआ। आप इसको एक फिगर की सहायता से देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रिंग्स बने हुए हैं, एक के ऊपर एक को जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से इनको अरेंज किया हुआ है और ये रिंग्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फायर रिंग वेल्स भी इनको बोला जाता है। मेनली इनका यूज़ किया जाता था टॉयलेट के लिए, ड्रेन्स के लिए और गार्बेज को डंप करने के लिए मेनली इनका यूज़ किया जाता था। ये हर एक इंडिविजुअल हाउस के अंदर मिलती थी। इसके साथ साथ देखिए काफ़ी सारे जो सेलर्स और ट्रैवलर्स भी यहाँ पर आए हैं, उनके द्वारा जो अकाउंट्स लिखे गए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें इन सिटीज़ के बारे में बताते हैं। अगर हम एक अननोन जो ग्रीक सेलर है उसकी बात करें तो उसने काफ़ी उसका नाम जो है वो हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन उसने जो अकाउंट्स लिखे हैं उसके बारे में काफ़ी, वो सिटीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब देखिए कि ये किसके बारे में बताते हैं? जो भी पोर्ट्स हैं, ऑल पोर्ट्स जो उसने विजिट किए थे उस टाइम पर, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, जो पोर्ट थे, जो बंदरगाह थे, वो उसने अपने अकाउंट के अंदर दिखाए गए हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये रिंग वेल्स आप देख सकते हैं। आगे देखिए जो स्कल्पचर की हमने बात की थी, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है लाइव्स को, किस तरीके से लोग जो हैं वो लाइफ को जीते हैं वहाँ पर, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो लिया गया स्कल्पचर कहाँ से लिया गया है? जो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है वहाँ से लिया गया और दिखाया गया इसके अंदर एक सीन किसका? सिटी का। सिटी के अंदर जो है लोग कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, तो वो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टोरी जो है, ब्रीफ स्टोरी जो है वो दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लेवर पुअर मैन था जो अपनी चतुराई के बल पर कैसे जो है वो एक रिच मैन के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति था, पुअर पीपल था। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ, ये आपके अंदर बुक के अंदर दी गई है। तो ये देखिए कि पुअर पीपल था, वो क्या करता था, वो सिटी के अंदर रहता था। उसके पास एक डेड रैट था, मतलब मरा हुआ एक चूहा था। उसने क्या किया कि उसको जो है सेल कर दिया 1 रुपए में। किसको? एक होटल को, जिसके पास उनकी अपनी एक कैट थी, बिल्ली थी जिनके पास, उनको 1 कॉइन के बदले उसने क्या कर दिया, उस मरे हुए चूहे को सेल कर दिया। और फिर अगले दिन, एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर जो है उस किंगडम के अंदर काफ़ी बड़ा जो है स्टॉर्म आ गया, काफ़ी बड़ा तूफान आ गया। तो किंग का जो गार्डन था वो काफ़ी सारे जो ब्रांचेस वगैरह, ट्रीज वगैरह, लीव्स वगैरह, उनसे क्या हो गया, बिल्कुल गंदा हो गया। अब उससे क्या होगा कि जो गार्डनर था, वहाँ का माली था, उसके लिए डिफिकल्ट हो गया कि इतनी बड़ी मैस को कैसे क्लियर किया जा सके। मतलब इतना जो तूफान आया, उसने जो गार्डन के अंदर इतना आतंक मचाया, तो उसको कैसे क्लियर किया जाए। तो यंग मैन ने ऑफर किया कि वो पूरा का पूरा क्लीन कर देगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये वुड्स और लकड़ियाँ और जो लीव्स मिलेंगी ना, वो आप मुझे दे देना, यानी मुझे फ्री में वो दे देना, मैं कलेक्ट कर दूंगा। तो उसने गार्डन जो माली था, उसने जो है वैसे भी फेंकना था उनको, इसलिए उसने एग्री कर दिया कि हाँ मैं आपको दे दूंगा, आप इसको साफ कर दीजिए। तो इतने में यंग मैन ने क्या किया कि जो आसपास में बच्चे जो खेल रहे थे, उनको जो है 1 रुपया जो उसको मिला था, जो एक कॉइन मिला था उसको रैट को सेल करने के बदले, तो उसने उससे कुछ स्वीट्स खरीदी, कुछ मिठाइयाँ, और उसने जो है बच्चों को ऑफर दिया कि अगर वो उसके लिए वो जो
ब्रांचेस वगैरह और लीव्स वगैरह अगर इकट्ठी कर देंगे तो वो उनको क्या देगा, ऑफर करेगा स्वीट्स, यानी जो उसने खरीदी हैं स्वीट्स वो उनको क्या करेगा, ऑफर करेगा। तो बच्चों ने देखते ही देखते पूरा का पूरा जो है ब्रांचेस का वहाँ पर ढेर लगा दिया और उसने जो है बच्चों को क्या कर दी, स्वीट दे दी। उसके बाद देखिए कि वहाँ पर पास में से एक जो है व्यक्ति जो है गुजर रहा था, एक जो पोर्टर था जिसको अपने लिए क्या चाहिए था, उसको अपने लिए जो है फ्यूल चाहिए था, अपने घड़े वगैरह बर्तन वगैरह पकाने के लिए उसको फ्यूल चाहिए था। तो उस मैन ने क्या किया कि उसको वो फ्यूल जो है उसको वो पूरी की पूरी लकड़ी कुछ पैसों के बदले उसको क्या कर दी, उसको सेल कर दी। तो उसने जो है उससे कुछ पैसे अर्न किए और उसको वो सेल कर दी। उसके बाद उसने उन पैसों से क्या किया, एक जार खरीदा। उस जार के अंदर क्या किया, उसने वाटर को फिल किया और वाटर फिल करने के बाद वो जो है ग्रास कटर करने वाले जो 500 ग्रास कटर थे, यानी घास काटने वाले बोल सकते हैं आप, तो 500 पीपल थे। तो उसने जार के थ्रू उनको क्या किया, वाटर पिलाया, उनको पानी पिला दिया। तो इसके बदले उन्होंने जो है उसका थैंक किया और बोला कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तब उसने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन जब भी मुझे फ्यूचर में कभी नीड होगी तो मैं आपसे हेल्प जरूर लूँगा। तो इस तरीके से जो है वो जो है उन्होंने उसको प्रोमिस दिया कि वो टाइम आने पर उसकी हेल्प जरूर करेंगे। अब उसने क्या किया कि उसको पता लगा, जो वो व्यक्ति था, तो उसको पता लगा कि यहाँ पर कोई एक हॉर्स डीलर आने वाला है, यानी जो हॉर्स के अंदर डीलिंग करता है, हॉर्स की जो सेलिंग करता है, तो वो अपने साथ कितने 500 हॉर्सेस जो है वो लेकर आएगा। तो देखिए अब हॉर्सेस आएंगे तो उसके लिए उसको जो है ग्रास वगैरह भी चाहिए होगा उस डीलर को, तो उसको जो है उसके लिए रहने के लिए जगह और काफ़ी सारा अरेंजमेंट भी करना होगा। तो ये व्यक्ति जो है उन 500 जो ग्रास कटर थे यानी घास काटने वाले थे उनके पास गया और उनको बोला कि आप मुझे जो है फ्री में एक एक बंडल दे दीजिए। यानी एक एक व्यक्ति अगर उसको जो है घास का बंडल देगा तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 500 ग्रास कटर मतलब ग्रासेस के बंडल हो जाएंगे। तो उसने जो है हर एक से क्या किया कि ग्रास का जो है बंडल लिया और फिर उसने बोला कि आप अपना ग्रास तब तक सेल नहीं करेंगे जब तक कि मेरा ग्रास जो है वो सेल ना हो जाए। ये प्रोमिस उसने लिया। फिर अगले दिन जब वो हॉर्स डीलर वहाँ पर आया तो उन्होंने जो सब ने अपना जो एक एक बंडल जो है ग्रास का उसको दे दिया उस व्यक्ति को, जिसकी उन्होंने हेल्प की थी, वाटर पिलाकर हेल्प की थी। तो उस पूरे व्यक्ति जो गरीब आदमी था उसको दे दिया। अब वो उसने जाकर जो है हॉर्स डीलर से बात की तो हॉर्स डीलर को कहीं पर भी ग्रास नहीं मिला, क्योंकि कोई भी ग्रास कटर जो है वो सेल करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रोमिस दिया था उस पूरे व्यक्ति को कि वो तब तक अपना जो है ग्रास सेल नहीं करेंगे जब तक कि उसका बिक नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है जो हॉर्स डीलर था उसने क्या किया कि उसके पास कोई और जो है खरीदने वाला नहीं था, तो इसलिए जो है उसने क्या किया कि उस पूरे व्यक्ति से जिसके पास 500 बंडल ऑफ ग्रासेस थे वो परचेज कर लिए और उसको जो है 1000 ऑफ कॉइन्स जो है वो इनाम के रूप में दे दिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जो पुअर व्यक्ति था अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर वो किस तरीके से एक अमीर व्यक्ति के अंदर चेंज हो गया। तो ये जो एक छोटी सी स्टोरीज है और इसी तरीके की काफ़ी सारी स्टोरीज से जो है वहाँ की लाइफ के बारे में जो है जान सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर बात करते हैं ब्रोच, जिसको जो है पुराने टाइम पर जिसका नाम जो है बरीगाजा जो है इसका नाम था। अब देखिए ब्रुच जो है ये गुजरात के अंदर जो है एक सिटी है गुजरात के अंदर, और ये जो सिटी है नर्मदा रिवर के किनारे पर पड़ती है। नर्मदा रिवर जो है उसके माउथ पर लोकेटेड है। अब देखिए इस के अंदर क्या था कि उस टाइम पर जो ये सिटी थी इसको बारीगाजा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जब ये रिवर के माउथ पर मानिए यहाँ से जो है नर्मदा रिवर फॉलो करके यहाँ पर सी के अंदर जा रही है, तो यहाँ पर इस किनारे पर ये लोकेटेड थी। ये ब्रूच सिटी है यहाँ पर इसके माउथ पर लोकेटेड थी। तो देखिए यहाँ पर जितना भी सी के थ्रू जो ट्रेड होता है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं जो ट्रेड करके नेविगेट करके यहाँ पर इस एरिया के अंदर आते थे। तो यहाँ पर शिप्स वगैरह को क्या किया जाता था, नेविगेट किया जाता था। तो वो इस नेविगेट करके यानी यहाँ पर यात्रा करके इसको यहाँ पर इस एरिया के अंदर आते थे और यहाँ पर जो है सामान को अनलोड किया जाता था। मतलब यहाँ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था, दूसरी प्लेसेस से दूसरे कंट्री से यहाँ पर सामान को उतारा जाता था और यहाँ से जो सामान जाता था उसको दूसरी कंट्री के अंदर भेजा जाता था। अब मेन अगर हम बात करें इंपोर्ट के बारे में, कौन कौन से मेन इंपोर्ट होते थे, मतलब इंपोर्ट मतलब इस एरिया के अंदर जो है दूसरी कंट्रीज से जो सामान आता था वो कौन कौन सा था। दूसरी कंट्री से जो मंगवाया जाता था तो वो थे वाइन्स, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपेज, क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर, कॉइन्स, ये चीज़ें जो है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट की जाती थी। तो आप देख सकते हैं कोरल और ये जो टोपेज है ये काफ़ी जो है प्रीशियस स्टोन है, मतलब काफ़ी बहुमूल्य रत्न होते हैं जो वो हैं। अब देखिए एक्सपोर्ट के रूप में यहाँ से क्या जाता था, यानी
जो सब अपना इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ से जो है क्या चीज़ें दूसरे स्थानों पर भेजी जाती थी। तो देखिए यहाँ से काफ़ी सारे प्लांट्स थे जो कि हिमालय के अंदर मिलते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं औषधि की तरह काम करते हैं, एक तरीके से मेडिसिन की तरह काम करते हैं। तो उनको भेजा जाता था। आइवरी जो हाथी के दांत होते हैं वो भेजे जाते थे। एजिटे, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से दूसरे कंट्री के अंदर जो है वो सेल की जाती थी। अब देखिए स्पेशल गिफ्ट्स जो हैं वो भी मर्चेंट के द्वारा लाए जाते थे किंग के लिए, क्योंकि मर्चेंट पता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड करते थे। तो वो जो भी स्पेशल गिफ्ट्स उनको मिलते थे लेकर आते थे किंग्स के लिए दूसरी कंट्रीज से। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो है गिफ्ट्स क्या क्या होते थे। सिल्वर, शाइनिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वीमेंस, फाइन वाइन्स और इसके साथ साथ फाइन क्लोथ्स, ये दूसरी कंट्रीज से ये जो है लाकर किंग को ऑफर कर देते थे। अब देखिए काफ़ी सारी फाइंडिंग्स वहाँ पर मिली हैं। तो उसके अंदर आता है एक कॉइन जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारे थाउजेंड ऑफ कॉइन्स मिले हैं इस पीरियड के। तो इस टाइम पर जो है पंच मार्क्ड कॉइन का यूज़ किया जाता था, जैसे कि यहाँ पर दिखाएंगे पिक्चर के अंदर। पंच मार्क का अंदर मतलब इसके अंदर जो है पंच करके स्टैंप लगाकर इस तरीके से मार्क बना दिए जाते थे। आप देख सकते हैं इस तरीके से इनके अंदर मार्क किए होते थे। तो ये कोई भी मेटल होती थी जैसे सिल्वर या कॉपर, उनके अंदर जो डिज़ाइन बना दिया जाता था, पंच कर दिया जाता था, इसी वजह से इनको पंच मार्क्ड कॉइन बोला जाता था। तो देखिए पंचमार्क कॉइन के साथ साथ जो है काफ़ी सारे मीन्स ऑफ एक्सचेंज का भी यूज़ किया जाता था। ये संगम कलेक्शन से एक पोएम यहाँ पर दी गई है जिसके थ्रू आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कॉइन के यूज़ के साथ साथ जो है गुड्स का एक्सचेंज भी किया जाता था। मतलब अगर आपके पास एक गुड है, आपको उसकी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, आपको कोई दूसरी चीज़ चाहिए, तो आप जो है इसको अपनी जो आपके पास एक्स्ट्रा जो ये वस्तु पड़ी है तो आप उसको दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए उसके एक्सचेंज में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर क्या किया जाता था, वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड, यानी अपनी जो एक जो होती है धान जो वो उगाते थे उस अगर वो उन्होंने लैंड पर एक धान उगाई है और वो उसको क्या करना चाहते थे, एक्सचेंज करना चाहते थे, किसके साथ, सोल्ट के साथ। यानी वो चाहते थे कि हमारे पास सोल्ट भी हो, लेकिन उनके सोल्ट जो है वो कहाँ पर मिलता है, कोस्टल रीजन के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये सोल्ट ऑनर थे ये भी जो है अपने सोल्ट को सेल करके उसकी जगह पर पैडी खाने के लिए पैडी भी चाहते थे। तो इनको क्या करना पड़ता था, ये जो है काफ़ी सारे जो है दूर दूर तक अपने कार्ट्स के अंदर जो है सामान को लेकर जाते थे। काफ़ी लंबी दूरी तक जो है यात्रा तय करते थे। कई बार ये फैमिलीज़ को भी अपने साथ में लेके जाते थे क्योंकि इनको काफ़ी लंबे टाइम तक जाना होता था, तो इसलिए ये फैमिली को पीछे नहीं छोड़ सकते थे। तो इसलिए जो है ये अपनी फैमिली को साथ में ले जाते थे और उसकी वजह से पूरी की पूरी सिटी कई बार जो है खाली हो जाती थी, पूरी की पूरी सिटी एम्प्टी हो जाती थी और उसको जो है दूसरे जो साल्ट मर्चेंट है उनके पास जाकर अपनी पैडी को सेल कर देते थे, या साल्ट मर्चेंट जो वो जाकर अपना सॉल्ट जो है वहाँ पर सेल कर देते थे और वहाँ से जो है पैडी कलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है एक्सचेंज भी होता था। तो ये इस पोएम के थ्रू हमें पता लगता है। अब बात करते हैं सिटीज़ के अंदर जो है मेन फंक्शन होते क्या थे। तो देखिए मेन हम बात करते हैं एक मथुरा सिटी के बारे में। तो मथुरा सिटी उस टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हुआ करती थी। मोर देन मतलब ये हमने देख ही लिया उसी टाइम पीरियड के दौरान 2500 ईयर एगो की बात की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजर रूट हुआ करता था किसका। तो देखिए इसके अंदर अगर आपको ट्रैवल करना है नॉर्थ वेस्ट ये वाला रीजन, यहाँ से ईस्ट की तरफ आपने जाना है तो बीच में मथुरा जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करता था। इसी तरीके से आपने नॉर्थ टू साउथ जाना है, यहाँ से लेकर आपने साउथ तक जाना है तो यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था, सिटी होती थी जिसके अंदर से क्रॉस करके जाना होता था। यहाँ पर इस सिटी का फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, मतलब चारों तरफ जो है यहाँ पर किले बनाए गए थे, काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो है जो फार्मर और जो हार्डरर रहते थे वो एडजॉइनिंग साथ वाले एरिया के अंदर रहते थे। अब मान लिया ये मथुरा कैपिटल है, इसके साथ वाले एरिया के अंदर जो है फार्मर और हार्डरर रहते थे, वो यहाँ पर क्या करते थे, फूड को प्रोवाइड करते थे इनको। यहाँ पर जो है काफ़ी फाइन स्कल्पचर भी मिले हैं, स्कल्पचर जो इस सिटी के बारे में बताते हैं कि इस सिटी का जो है लाइफ वो कैसी थी। स्कल्पचर के पीछे हम पिक देख चुके हैं, उसी तरीके के जो स्कल्पचर हैं यहाँ पर मिले हैं। तो देखिए मथुरा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल भी रही है, कुशाना की सेकंड कैपिटल रही है। इससे पहले जो है उनकी तक्षशिला और पेशावर भी कैपिटल रही हैं और ये जो है कुशाना की नेक्स्ट जो कैपिटल बनी थी, मथुरा सिटी बनी थी। यहाँ पर जो है लॉर्ड कृष्ण की जो वर्शिप है वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है। मतलब यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वर्शिप की जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिवोटीज़ हैं जो कि लॉर्ड कृष्ण की वर्शिप करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और जैन श्राइन्स की भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिली है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो मथुरा सिटी है एक रिलीजियस सेंटर है और इसमें काफ़ी सारे रिलीजन जो हैं वो यहाँ पर जो है उनका मिक्सचर मिल जाता है।
यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं जिनके ऊपर जो है जो सरफेस के ऊपर या किसी स्टोन स्लैब्स के ऊपर जो है मतलब कुछ सेवरल इंस्क्रिप्शन और राइटिंग्स मिली हैं जहाँ पर हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। काफ़ी सारे गिफ्ट्स जो हैं यहाँ पर मैन और वीमेन के द्वारा लाए जाते थे, जो कि मोनेस्ट्री और जो सराइंस हैं यानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और जैना सराइंस हैं, उनको क्या किया जाते थे, ये गिफ्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते थे। ये जो मोनेस्ट्रीज़ हैं वो किंग्स और क्वीन के द्वारा बनाई जाती थी, उनके ऑफिसर्स, मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन के द्वारा भी कुछ छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज और सराइंस जो हैं वो बनवाई गई हैं। अब देखिए मथुरा के अंदर जो है मेंशन मिलता है किस किस का, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनके अंदर मेंशन मिलता है कि यहाँ पर गोल्ड स्मिथ जो सुनार वगैरह भी थे, ब्लैक स्मिथ जो लोहार वगैरह, वीवर्स जो कि कपड़ा बुनते हैं, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स और परफ्यूमर्स। तो ये सारे के सारे जो टाइप के जो ऑक्यूपेशन हैं वो भी यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा किए जाते थे। अब हम बात करते हैं क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मेनली जो बात करें हम पोट्री के बारे में, तो पोट्री जो है यहाँ पर मिलती है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ ब्लैक काफ़ी फाइन क्वालिटी की जो है यहाँ पर ये पोट्री मिलती है। ये ब्लैक इन कलर होती है और फाइन शेन, इसके अंदर काफ़ी चमक होती है। यहाँ पर जो है क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती थी। देखिए क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके मेन सेंटर अगर हम बात करें नॉर्थ के अंदर वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, और मदुरई जो कि हमारा तमिलनाडु के अंदर है, ये साउथ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करते थे जहाँ पे क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, कपड़ा बनाया जाता था। इसमें जो है मैन और वीमेन दोनों काम करते थे। जो क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट है वो अपनी एक एसोसिएशन बना लेते थे, यानी जो सभी पोर्टर्स हैं वो मिलके अपनी एक एसोसिएशन बना लेते थे। जैसे सभी मर्चेंट्स हैं एक टाइप के जो क्लॉथ में व्यापार करते हैं, कपड़े में व्यापार करते हैं, तो वो अपना एक अलग एसोसिएशन बना लेते थे, एक समूह बना लेते थे। तो इसको क्या बोला जाता था, शेरेनीज। तो श्रेणीज जो है वो एक तरीके का क्राफ्ट पर्सन्स का ग्रुप होता था जो क्या करता था, वो प्रोवाइड करता था ट्रेनिंग, प्रोड्यूस करता था रॉ मटेरियल और इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट करता था फिनिश्ड प्रोडक्ट को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लोगों दूसरे लोगों को ये ट्रेनिंग भी देते थे ताकि वो लोग भी जो है इस काम में जुड़ सकें, और इसके साथ साथ रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है उसको जो है तैयार में कन्वर्ट करके उसका जो है कपड़ा बना के, आप देख सकते हैं कॉटन एक तरीके से कच्चे माल की तरह काम करता है कपड़ा बनाने के लिए। अब उसको क्या करेगा, एक रॉ मटेरियल की तरह कॉटन को यूज़ करेगा और उसको जो है अच्छे से उसकी कताई बुनाई वगैरह वीविंग वगैरह करके उसको एक फिनिश्ड गुड के अंदर, फिनिश्ड गुड मतलब कपड़े के अंदर चेंज करके उसको जो है सेल भी करता है। तो ये क्या कौन काम करते थे, ये जो एसोसिएशन बनाई जाती थी क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट के द्वारा जिनको सेरेनीज बोला जाता था, उनके द्वारा किया जाता था। अब देखिए ये ट्रेड भी करते थे, ये हमने देख ही लिया, और इसके साथ साथ ये जो है बैंक्स की तरह भी काम करते थे, यानी लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट करते थे और जिनको ज़रूरत होती थी उनको ब्याज पर पैसा भी देते थे, और इस पैसे को जो है वो इन्वेस्ट भी करते थे, दूसरी जो चीज़ें थी कुछ चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए इन्वेस्ट करते थे, और उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता था वो जो है उनको वापस भी करते थे जो इनके पास पैसा जमा करवाते थे। तो एक तरीके से जो है ये मर्चेंट्स और जो ट्रेडिंग का काम करने वाले लोग हैं एक तरीके से बैंक का काम भी करते थे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन है यहाँ पर इस तरीके से फ्लोरिश हुआ था। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ स्पिनिंग और वीविंग। रूल्स क्या थे स्पिनिंग और वीविंग के, यानी कपड़ा की जो कताई और बुनाई करनी है उसके क्या रूल्स थे। तो देखिए इसके रूल्स जो है अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन किए गए हैं, जो कि कौटिल्य, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसके 8 चैप्टर के अंदर मेंशन किए गए हैं। इसके अंदर बताया गया है कि जो स्पीविंग और वीविंग के लिए क्या होता था कि वर्कशॉप बनाई गई थी जहां पर जो है एक तरीके से सुपरविजन के अंदर काम करना होता था। इसके अंदर कौन कौन लोग काम करते थे, इसके अंदर जो है विडोज, यंग वीमेन जो कि डिफरेंटली एबल्ड थी, मतलब डिफरेंटली एबल्ड मतलब जो कहीं ना कहीं जिनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट जो है वो काम नहीं करता था, आप बोल सकते हैं उनको। और इसके साथ साथ नन्स, मदर ऑफ कोर्ट्रीज, कोर्टेशंस उनकी मदर्स, रिटायर्ड वीमेन जो हैं सर्वेंट्स ऑफ द किंग, यानी जो किंग की सर्वेंट की तरह काम करती थी लेकिन अब रिटायर हो चुकी है। वीमेन हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम द टेम्पल्स, टेम्पल के अंदर जो सर्विस करती थी उनसे रिटायर हो चुके हैं, वो वीमेन यहाँ पर काम करती थी। तो इस तरीके से ये वूल को प्रोसेस करती थी, बार्क, कॉटन, हेम्प, फ्लैक्स, तो इन सब के अंदर जो है काम इनके द्वारा किया जाता था। मेनली जो है एक तरीके से वीमेन ये काम जो है वो संभालती थी, और इनको जो है अपने काम के हिसाब से पेड भी किया जाता था, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। जितना ज़्यादा अच्छा काम किया उतना ज़्यादा उनको पे किया जाता था। आप देखिए विमेन को अपना घर छोड़ने की अनुमति नहीं थी, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। जो उनके मेड सर्वेंट होते थे उनको, जिन्हें जो उनके नौकर होते थे वो जाते थे कोई भी कच्चा माल लेने के लिए और तैयार माल को बेचने के लिए, बैक देने के लिए, वापस देने के लिए वही जाते थे। और विमेन जो है
उसको अपनी मतलब जो भी उसकी जो सैलरी वगैरह होती थी, वेज वगैरह होती थी, और वो अपना जो है कलेक्ट कर सकती, डाउन सुबह के टाइम पर जो है जाकर अपना कलेक्ट कर सकती थी। अब देखिए जो है यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो सुपरिटेंडेंट होता था, जिसके अंडर काम करना होता था, वो जो है वीमेन से कोई भी बात नहीं कर सकता, किसके अलावा, सिर्फ वर्क के अलावा। अगर वर्क के अलावा अदर देन वर्क उसने कोई भी बात की तो उसको पनिश किया जा सकता था। ऐसे वीमेन अगर अपना काम कंप्लीट नहीं करती थी तो उसको जो है फाइन पे करना पड़ता था, और कई बार जो उसका थंब जो है उसको भी कट कर दिया जाता था, उसके जो अंगूठे को वो काट दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है काफ़ी जो है एक्सप्लॉयटेशन होता था वीमेन का, उनकी दशा जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब देखिए अरिकामेडू एक सिटी है जो कि तमिलनाडु के अंदर है, उसके बारे में भी बताया गया है। अभी हमने मथुरा के बारे में देखा था कि जो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर थी, नॉर्थ के अंदर जो सिटी थी उसके बारे में देखा। अब हम साउथ के बारे में देखते हैं कि साउथ के अंदर जो है सदर्न इंडिया के अंदर जो सिटी मिली है वहाँ पर क्या है। अब देखिए कि ये एक तरीके की कोस्टल सेटलमेंट थी, यानी कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे पर थी। तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारे शिप्स जो है वो आते थे, उनको अनलोड किया जाता था। जो सामान है काफ़ी दूसरी दूसरी जगह से, डिस्टेंट लैंड से यहाँ पर आता था, और उसको यहाँ पर अनलोड किया जाता था, मतलब सामान को उतारा जाता था। यहाँ पर जो एक वेयर हाउस भी मिला है जो कि ईंट का बना हुआ है, ब्रिक का, ईंट का बना हुआ है, और इस वेयर हाउस के अंदर जो है सामान को कलेक्ट करके रखा जाता था। तो देखिए अदर फाइंडिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर मिली है, तो पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन, यानी जो पोट्री, जो बर्तन जो हैं, पोट्स जो हैं वो मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर बनते थे, उनके जो एविडेंसेस हैं वो यहाँ पर मिले हैं। जैसे कि एम्फ्योर, एम्फ्योर क्या है, एक टाइप का जार है जिसके अंदर जो है लिक्विड रखा जाता है, जिसके 2 हैंडल होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का जार जो है मिला है, जिसके 2 हैंडल्स इस तरीके से होते हैं, और यहाँ पर इसकी नेक जो है बिल्कुल थिन होती है, और इस तरीके से ये बने होते हैं, तो इनको बोलते हैं एम्फोर। और इसके साथ साथ स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड, इसके ऊपर जो है मतलब काफ़ी सारे डिजाइन जो है रेड कलर में स्टैम्प्ड किए हुए हैं, मतलब एक तरीके से उकेरे हुए हैं, और इनको क्या बोला जाता है, आरे अरेताइन वेयर। अरेताइन वेयर ये किसके नाम पर रखा गया है, जो इटली के अंदर एक सिटी है, जो इटली किस रीजन के अंदर पड़ता है, ये मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर पड़ता है। मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर इटली के अंदर जो है एक सिटी है जिसका नाम अरेटाइन है, उसी के नाम पर जो है इस पोर्ट का नाम रखा गया है। यानी ये जो एम्फीफ्योर है, जार है, जो इसका नाम रखा गया है एरेटाइन वेयर, इसलिए इसको एरेटाइन वेयर बोला जाता है। और यहाँ पर जो है स्टैम्प्ड करके इस पर काफ़ी सारे जो हैं डिज़ाइन भी उकेरे गए हैं। एक अनदर काइंड ऑफ पोट्री यहाँ पर मिलती है, दूसरी काइंड की। तो देखिए ये रोमन डिज़ाइन जो है इसके ऊपर मिलते हैं, और यहाँ इसके अंदर जो है काफ़ी सारे रोमन लैंप्स, ग्लासवेयर और जम्स, काफ़ी सारे जो रत्न होते हैं वो भी यहाँ पर इस साइट के अंदर मिले हैं, जो कि रोमन सिविलाइजेशन यानी जो रोमन एम्पायर है वहाँ से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड होता था, दूसरे एम्पायर के साथ ट्रेड किया जाता था। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे स्मॉल टैंक्स भी थे जिनके अंदर डाइंग का काम किया जाता था, कपड़े को डाई करना, कलर करना, तो उसका काम भी यहाँ पर किया जाता था। यहाँ पर काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं कि जो सेमी प्रीसियस जो स्टोन्स हैं, यानी जो काफ़ी सारे प्रीसियस स्टोन है, महंगे महंगे जो स्टोन्स हैं, बहुमूल्य रत्न है, उनसे जो है यहाँ पर बीड्स बनाए जाते थे, मोती बनाए जाते थे इन स्टोन से। तो यहाँ पर इनके काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से जो स्टोन्स है, स्टोन के ऊपर ये कार्विंग की गई है। कार्विंग मतलब इंस्क्रिप्शन, जो है कि तमिल और ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स के अंदर मिला हुआ है ये। तो ये भी जो है अरिकामेडू के अंदर मिला है, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो तमिल है। देखिए उसी टाइम पीरियड के दौरान एलेसवेयर यानी इंडिया से अलग दूसरी सिटी के बारे में बात करते हैं, रोम के बारे में। तो देखिए रोम जो रोमन एम्पायर है, मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर मिलता है ये रोमन एम्पायर। तो उस टाइम पर जो है ये डेवलप हुआ था। ये इसका टाइम पीरियड कब था, जब हमारे गंगा वैली के अंदर, जो हमारी गंगा वैली है उसके अंदर जब सिटी डेवलप होना शुरू हुई थी, उसी टाइम पर जो रोमन एम्पायर है वो एक तरीके से लार्जेस्ट एम्पायर के रूप में उभर कर आया था। और ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था, ये यूरोप के अंदर, जो नॉर्थ अफ्रीका है उसके अंदर, और वेस्ट एशिया के अंदर फैला हुआ है। तो नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट एशिया, इसके लिए आप जो है यूरोप, इसके लिए आप हमारा ज्योग्राफी का जो ज्योग्राफी थ्रू मैप का जो सेक्शन हमारा दिया हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं उनकी लोकेशन को। तो ये जो है जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी पड़ता है उसी के आसपास का ये एरिया है। देखिए उस टाइम पर एक एम्परर हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसका नाम जो है अगस्तस। अगस्तस नाम का जो एम्परर था उसने जो है इसके ऊपर रूल किया, अबाउट 2000 ईयर एगो जो है वहाँ पर रूल किया, और उसने रोमन सिटी को फाउंड किया। एक तरीके से ये रोमन सिटी जो है ब्रिक ईंटों की बनी थी, और साथ साथ मार्बल इसके अंदर जो है यूज़ किया गया था। और काफ़ी सारे रूलर ने यहाँ पर जो है टेम्पल्स भी बनाए हैं और काफ़ी सारे पैलेसेस भी बनाए हैं।
काफ़ी सारे महल भी बनाए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, दो मेन इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें यहाँ पर मिली है। तो एक आप देख सकते हैं ह्यूज एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मतलब एक तरीके से जैसे हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखते हैं, बीच में जो है एक एरिया होता है जहाँ पर जो है तरह तरह के जो इवेंट्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, और यहाँ पर जो है बैठने के लिए चारों तरफ लोगों के बैठने के लिए जगह होती है जो यहाँ पर देखने के लिए आए हुए होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि पुरानी मूवीज़ के अंदर भी जो मूवीज़ दिखाई जाती हैं तो उसके अंदर भी देखते हैं कि बीच में जो एरिया होता है उसके अंदर काफ़ी सारे इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, काफ़ी तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और बाहर जो पब्लिक होती है वो ऐसे स्टेयर्स लगी होती हैं, सीढ़ियाँ लगी होती हैं, उन पर बैठी होती है। तो ये एक तरीके का ह्यूज एम्फी थिएटर यहाँ पर मिला है। इसके साथ साथ यहाँ पर ह्यूज एक्वेडक्ट्स भी मिला है। ये ह्यूज एक्वेडक्ट्स क्या है? एक्वेडक्ट्स मतलब एक तरीके का चैनल है जो कि वाटर को सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब एक तरीके का चैनल आप बोल सकते हैं, कैनाल बोल सकते हैं, जिसको वाटर की सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, वाटर को लाने के लिए। यानी मान लिया कोई मेन रिवर है, वहाँ से आपने वाटर को लेकर आना, तो एक तरीके का चैनल डेवलप किया गया, तो वो जो है यहाँ पर मिला है रोम सिटी के अंदर, जो कि बाथ के लिए, फाउंटेन्स के लिए, टॉयलेट्स वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता था, इस वाटर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोमन जो सिटी है, रोमन एम्पायर है, उसका ही कुछ एविडेंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं। So this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.